अब मैंने देखा सारे स्टेशन के नाम बिलासपुर से रायपुर तक आने वाले सब स्टेशन के, तब मैंने उसमें जोड़ा दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, ओ हो तिल्दा, ओ हो दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, हो तिल्दा, हाथ बन उतर बेझान तह बैकुंठ उतर बेझन, मांढर सिलियरी उरकुरा ले रायपुर दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा। बस में लिखा था बमने सराई पाली बसना बिलाईगढ़। मैं समझ गया यही मेरी बस है। उसमें मैं चढ़ गया, मैं उसी को गाने लगा, बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना, सोच समझ के डिंगरू फंसना, बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना। ये वो जो एक ठो गीत बहुत प्रचलित हुआ था पार्वती खान का, तो उस पे नकल में पैरोडी मैंने लिखी थी। पीछू पीछू जाते तेला छटारा पेला थेगा, पीछू पीछू जाते तेला छटारा पेला थेगा, आगू मजे जाते तेला ढूसे बर कूदा थेगा, पूछी टांग के कूदे मोरे लाल बछुआ, पूछी टांग के चिंग चढ़ांग ले आसफलांग के कूदे मोरे लाल बछुआ, जब जब वो बुझा गेरुअल छूटे है, तब तब का करोगा मूड कान फूटे है, मूड कान फूटे है। तो एक आध कोई सी व्यंग्य के कविता या कोई गीत हो और कोई हमको सुना देते तो और अच्छा लगता, जो आज समसामयिक विषय पर हो तो और अच्छा है। एक कव्वाली मैंने लिखी थी जी। और आम आदमी के जीवन जो कुछ भोग रहा है उसको व्यक्त करते हुए वो कव्वाली लिखी थी। उसमें बड़ मंजा पावा थावन, अब बड़ मंजा पावा थावन, ई जुग में जन्म लेके जब बड़ मंजा पावत हावन, थपरा पन ही खा खा के गारी गिल्ला खा खा के, थपरा पन ही खा खा के, लाठी गोली खा खा के, कोलिया कस मोटाव थावन, बड़ मंजा पाव थावन, अब बड़ मंजा पाव थावन, ई जुग में जन्म लेके जब बड़ मंजा पाव थावन, बोट ओ हिला देथन जे उछड़थे नवा नारा, बोट ओ हिला देथन जे उछड़थे नवा नारा, 5 साल फेर वो हर दर्शन नहीं दे हमर पारा, कुर्सी में यऊ बैठे बैठे चढ़ते हरियर छारा, और भाषण ऊपर भाषण पोंखते बसते सबके बारा, भ्रष्टाचार के चिखला में हम, भ्रष्टाचार के चिखला में हम बुड़ बुड़ के न हवा थावन, बड़ मंजा पाव थावन, अब बड़ मजा पाव थावन, ई जुग में जन्म लेके जब बड़ मजा पाव थावन, अत का कविता सुना के अपन जगह जाव थावन, बड़ मजा पाव थावन, अब बड़ मजा पाव। बहुत बहुत हाँ, बहुत मजा पाया कविता सुन के जी। अब कविता गजल से अपन आगे चलते हैं, अब किताबों की बात कर लेते हैं। आपकी किताबों के प्रकाशन के लिए बुक के लिए बहुत सारे, आपकी 2 किताबें तो मैंने अमेजन पे देखी है, ये उबुक चुबुक और दूसरा है कुत्ता धुर्रा। हाँ, एक कुत्ता धुर्रा है और एक ये भी है, शायद ये आपका नया लेखन है। हाँ, मोदी है तो संभव है। हाँ। बस इससे पहले नारा चला था मोदी है तो मुमकिन है चुनाव में, तो आपने लिखा था उससे पहले मोदी है तो संभव है। उर्दू वाला है ना। अच्छा, उर्दू वाला मोदी है तो मुमकिन है बोला है। जी जी। लेकिन हिंदी वाला जो बोलेगा तो मोदी है तो संभव है बोलेगा। जी जी। तो आपके किताब लेखन का सफ़र कैसा रहा और कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई है किताबें आपकी? ये तो अधिकांश पुस्तकें मेरी दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं जी। और दिल्ली से मैं स्क्रिप्ट बना के भेज देता था तो वो पुस्तक वहाँ बिना कोई शुल्क पटाए, बिना कोई यो के छप जाती थी। ये बात अलग है कि वो प्रकाशक कितना छापते थे, कितना कमाते थे, वो लोग जाने, मुझको कोई मालूम। मुझको 50 कापी या 100 कापी फ्री में भेज देते थे, तो मैं इसी से बड़ा प्रसन्न था कि मेरा फ्री में छप गया और उस माध्यम से पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था।
अभी तक मेरी 26 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अब मैंने देखा कि उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ होने लगी थी, तो मैं यहीं वैभव प्रकाशन से प्रकाशित करने में ज़्यादा बुद्धिमानी मानता हूँ। और छत्तीसगढ़ी की पुस्तकें वहाँ दिल्ली से तो छप नहीं सकती, और छपेंगे भी तो भयंकर गलती होगी। तो मैंने यहीं से फिर प्रकाशन वो किया ताकि मैं उसका प्रूफ देख सकूं। ये 26 पुस्तकें हैं, जिसमें 5 व्यंग की पुस्तक है, 5 गीत की पुस्तक है और 5 गज़ल की पुस्तक है। बाकी 2 पुस्तक तो मेरे ऊपर है, मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पे 2 पुस्तकें हैं। तो रामेश्वर वैसों की बहुत सारी किताबें इन्होंने प्रकाशित है। आप चाहे भी तो ये 3 किताबें तो मैंने देखी है, उबुक चुबुक और उत्तर ज़रूरत मैंने पढ़ी भी है, बहुत अच्छी किताब है। आप भी चाहे तो अमेजन से मंगा कर पढ़ सकते हैं। किताब लेखन से क्या आपकी जो अभी जो नए लेखक बनने की जिनके अंदर इच्छा होगी, क्या किताब लेखन से इतनी आय हो सकती है कि उनका घर परिवार चल सकता है, उसको करियर बना के चलने की संभावना है? किताब लेखन से तो घर बिक जाएगा, घर खरीदने और पेट चलाने की भी स्थिति नहीं होती है। वो बहुत बड़े लेखक जो होते हैं, हो सकता है उनका जीवन चला हो, लेकिन अब जो है वो प्रकाशक इतने मजबूत हो गए हैं कि वो लेखक का हिस्सा उसके घर तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाते हैं। जैसे ये कहावत अखबार के लिए कहा जाता था कि घर फूंक तमाशा देखना हो तो अखबार निकालो। हाँ हाँ हाँ, बस तो वही किस्सा इसमें भी लागू होता है, लग रहा है। इन पुस्तकों को कोई खरीदता नहीं है। और अभी तो क्या है, जब से मोबाइल वगैरह जो इसमें सोशल मीडिया का प्रकोप शुरू हुआ है, तब से तो लोगों का पढ़ना लिखना बंद ही हो गया है। अब पुस्तक पढ़ने में लोगों को रुचि नहीं रही है, इसलिए पुस्तक छपवा के पुस्तक के बल पे कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। वो कोई पुरस्कार वाले की नज़र पड़ गई, अब पुरस्कार दे दिया तो वो बहुत बड़ी बात है। यही बात कवि एक लेखक के साथ साथ एक कवि होने पे भी लागू होती। क्या कविताएं पढ़ने से, कवि सम्मेलनों से, या एक अपने आप को आज का नवा युवा देखे कि वो अपने आप को कैरियर के रूप में कवि होना का कल्पना करे, तो क्या उसके लिए कितनी संभावना है आज के समय में? ये जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है, ये बिगाड़ रहा है। बिगाड़ इसलिए रहा है कि आदमी कोई भी रचना करता है और तुरंत डाल देता है, और उसमें बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, उसको सुधारने का समय नहीं मिलता है। खाली लिखने से, कविता लिखने और उसे उसमें सुधारने का समय होता है। मैं तो 15 साल 16 साल के बाद भी गीतों में सुधार करता हूँ। कहीं मुझको लगता है कि अरे ये शब्द फिट नहीं है, ये शब्द ज़्यादा अच्छा है, तो मैं उसमें उसको फिट करने में कोई कोताही नहीं करता हूँ। ये काम अब छूट गया है। लोग जैसा मन में आता है लिख देते हैं, और वो लाइक करने वाले भी माने बड़े धुरंधर लोग होते हैं। तू मुझको लाइक कर, मैं तुझको लाइक करूँगा, तो वो इसलिए लाइक करते हैं कि मेरा भी तो लाइक करेगा। इसलिए अब जो है ये जितनी सुविधाएं हो गई हैं, इसके कारण लेखन का स्तर जो है उठ नहीं रहा है। और हालांकि नए लेखक जो हैं वो बड़े मेहनती हैं। नए कवि जो मंच पे आते हैं, इतनी तैयारी के साथ आते हैं कि कहीं से भी नहीं लगता कि ये नए हैं। तो संभावना तो उनमें है, लेकिन सुधरने की संभावना नहीं दिख रही है। ये तो निरंतर सुधार होता है। अभी भी हमको सुधार की गुंजाइश है 64-60 लिखने के बावजूद। तो नए लोगों को बहुत धैर्य के साथ और पढ़ना ज़्यादा चाहिए, लिखना कम चाहिए। ये बराबर दूसरों को पढ़ेंगे नहीं तो नया, उनसे हट के नया लेखन कहाँ से आएगा। हाँ। तो पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी हम सबको। अभी साहित्य के क्षेत्र में अभी आपको क्या लगता है कि अभी और क्या करना बचा है? मेरे 2-3 उपन्यास हैं। एक तो व्यंग उपन्यास है जो गाज़ियाबाद में छप रहा है। 2 साल हो गए हैं
प्रकाशक से कोई खबर नहीं है कि छपा है कि नहीं छपा है। और एक हास्य उपन्यास है जो अभी स्क्रिप्ट तैयार हुई है। एक 40 साल से जिसे मैं लिख रहा था, हास्य यात्रा, हास्य संस्मरण और कवि सम्मेलनों का पूरा रिपोर्ट, तो वो भी मेरे अभी उसकी स्क्रिप्ट नहीं बनी है। तो ये पुस्तकें छप जाए, बाकी तो अब यहाँ का राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है राज्य अलंकरण, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, वो मुझे मिल चुका है। अब जो है, अब मिले तो पद्मश्री की गुंजाइश बनती है, लेकिन यहाँ छद्मश्री इतने हैं कि मुझको अपनी संभावना नज़र नहीं आती है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले टैलेंट को पुरस्कार देते थे, अब इवेंट को देने लगे हैं। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध होगी आगे चल के। ये जो टैलेंट है उसको छोड़ के इवेंट पे नज़र डाल रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता नहीं हूँ। हाँ, मेरी आखिरी जो इच्छा है वो फिल्म बनाने की। अच्छा। छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाने की। और मैंने 3-4 स्क्रिप्ट भी लिखे हुए हैं, और ये तमाम कमर्शियल फिल्मों की जगह और अभी जो चल रहा है उससे बिल्कुल हट के मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, बशर्ते कि कोई उदार प्रोड्यूसर मिले जो ये बोले कि अपने मन से बनाओ भाई, जिस तरह से बनाना चाहो बनाओ। तो कुछ नए विषय मेरे पास हैं और छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को सामने लाने का मेरा उसमें प्रयास रहेगा। छत्तीसगढ़ में जो सांप्रदायिक सद्भाव है ये अन्यत्र दुर्लभ है, और छत्तीसगढ़ की ऐसी परंपराएं हैं, अब जैसे कि ये भाषा को ही भगवान मानने का, स्वाभाविक है कि राम जो है वो छत्तीसगढ़ के भाषा हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं भाषा को ही भगवान का दर्जा देके उसे प्रणाम करते हैं। बड़ा उम्र दराज मामा छोटे से छोटे भांजे को प्रणाम करता है। ये भी एक अलग तहजीब है, छत्तीसगढ़ की मौलिक संस्कृति है। तो ऐसे बहुत से छत्तीसगढ़ की विशिष्ट संस्कृतियां हैं जिसको सामने लाना ज़रूरी है। अब चर्चा करते हैं कुछ आपकी विशेष चीज़ों की है। जैसे अभी कुछ देर पहले आपका कि लोग आजकल इवेंट का ज़माना हो गया है, तो खैर उस गीत ने आपको भी काफ़ी नाम दिया, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरों ने इस गीत को गाकर स्टेज पे पैसे कमाए होंगे। वो गीत आपने कैसे लिखा, क्या उसकी कहानी थी? बने करे राम बोला अंधेरा बनाए। अब वो तो सारे लोगों को पता है कि जब मैं सशरीर बैकुंठ में निवासरत था, यहाँ सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ है, वहाँ था। तो एक बार मैं लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो एक अंधा भिखारी आया और मेरा ही गाना गा के मुझसे भीख मांगने लगा। कौन जानी काय पाप करे रहें। ये कौन जानी काय पाप करे रहें को कई भिखारियों ने अपना राष्ट्रीय गीत बना लिया है और गाते हैं। वो बेचारे कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। तो ये वही गाना गा के मुझसे भीख मांगने लगा। तो मैं उसको बोला, भैया इसमें छत्तीसगढ़ियों का दर्द है, इस दर्द को गा के तू भीख मत मांग। तो उसने कहा कि वो तुरंत पहचान गया, आप रामेश्वर वैष्णव हैं। मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? बोले ये मालूम है कि कौन जानी काय पाप करे रहे हैं, रामेश्वर वैष्णव ने लिखा है। तो आप जो बोल रहे हैं तो आप ही रामेश्वर वैष्णव हैं। ते महाराज मोर बर एक ठा गीत लिख देवे तो भीख मांगे बार। मैं बोला ठीक है भाई, लिख दूंगा। तो लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? उसने सिचुएशन दिया, उसमें हास्य व्यंग होना चाहिए, उसमें करुणा होनी चाहिए कि आदमी पैसा निकाल के धरा दे मेरे को, और उसमें मेरा नाम बाबूलाल है वो भी जुड़ना चाहिए। इस तरह से उसने 4 सिचुएशन दिए। तो मैंने उसको 1.5 महीने में मैं आंख बंद करके वहाँ बैकुंठ के सड़कों पे चलता था और महसूस करता था कि
अंधे लोग क्या महसूस करते होंगे। तो मैं सोचा कि सब लोग जो है, मैं अंधरा हूँ दादा मौला, अपनी दयनीयता प्रदर्शित करके भीख मांगते हैं। मैंने सोचा कि भाई उस दयनीयता को अपनी शक्ति बताया जाए, इस तरह अगर करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने 1.5 महीने में वो गीत लिखा, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, आँखी में देखे के दुख नहीं धराए, दिन रात मोर भर बराबर बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए। अब इसकी धुन पे सोचिए, ये धुन कहाँ से निकाला। अब जैसे धुन बनाने की कला जो है, आपने सुना होगा, एक विज्ञापन है, निर्मा डिटर्जेंट टिकिया, निर्मा डिटर्जेंट टिकिया, इसके झाग ने अच्छा। जागू कर दिया। तो मैंने कहा बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए। जी हाँ लगे हावै सुआरथ के मेला, धरथे अठन्नी धराथे अधेला। जी हाँ लगे हावै सुआरथ के मेला, धरथे अठन्नी धराथे अधेला। आंधराला मोर कस दया सब देखा थे, देथे देवा थे यो रद्दा बताथे। दाता के हृदय मते खुश समाए, दाता के हृदय मते खुश समाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए। इस तरह से उसको लिख के दिया और वो उसको गाने लगा, और मेरे से भी अच्छा गाता है वो ना वो, और इतना पैसा कमाया कि वो इंदिरा आवास में अपने लिए घर खरीद लिया 45,000 का। तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिली कि भाई गीत लिखने में मुझे भी प्रसिद्धि मिली और एक व्यक्ति का जीवन सुधर गया। वही उस गीत का सबसे बड़ा पारिश्रमिक। साहब ठीक है, अब एक वो गाना भी सुना देते हैं हम सबको, भाठा पारा। अब वो तो क्या है कि वो कविता नहीं है, वो तो केवल धुन में शब्द कौन सा फिट हो रहा है, ये जोड़ने की कला है। अब बच्चे लोग तो इसी गीत से जानते हैं मुझको। और मैं एक बार गया था, बिलासपुर से रायपुर आ रहा था, मेरे साथ मेरा इंग्लिश मीडियम पुत्र था। मैं धुन गुनगुनाने लगा अपनी धुन। मेरी धुन कैसी रहती है, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, सुख माँ सौ संगवारी दुख माँ कौन पुछारी, सुख माँ सौ संगवारी दुख माँ कौन पुछारी, जांगर गारी बूताचारी जिंदगी है झकमारी, तारी नारी 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 नारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। अब इसको मैंने, जब मैं बम्बई गया था तो रविंद्र जैन जी के गया था, उनको सुनाया था। तो अब पता नहीं ये सच्ची बात है कि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसी धुन को थोड़ा रिफाइंड करके कव्वाली बना दी। कैसे, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, आ जा रे फिर मेरा मन घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी, दाल भात तरकारी भैया बाकी सब सरकारी। ये मैं गुनगुनाने लगा ट्रेन में बैठ के, तो मेरा पुत्र बोला कि भाई ये क्या आप धुन गुनगुनाते हैं, ये भी कोई धुन है। तो मैंने कहा कैसी धुन चाहिए, तो बोले मुकाला मुकाबला। उस समय एक गीत काफ़ी चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तू रायपुर स्टेशन चल,
मैं तेरे को सुना दूंगा। अब मैंने देखा सारे स्टेशन के नाम बिलासपुर से रायपुर तक आने वाले सब स्टेशन के, तब मैंने उसमें जोड़ा दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, ओ हो तिल्दा, ओ हो दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, हो तिल्दा। हाथ बन उतर बेझान तह बैकुंठ उतर बेझान, हाथ बन उतर बेझान बैकुंठ उतर बेझान, मांढर सिल्यारी उरकुरा ले रायपुर दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा, ओ हो तिल्दा, ओ हो दाधा पारा भाटा पारा तिल्दा। तो एक प्रकार से मतलब हिसाब किताब जो है थोड़ा बराबर हो गया कि आप दूसरे विज्ञापनों से गानों से प्रेरणा लेते हैं, तो उसी तरह रविंद्र जैन ने भी आपके गाने से प्रेरणा ले ली। वो क्या है कि मैं कहाँ से प्रेरणा ले लूँगा इसको मुझको खुद पता नहीं। एक बार जब मैं जगदीशपुर में पोस्ट मास्टर था तो बसना आया हुआ था, और बसना से जाने के लिए मैं बस स्टैंड में खड़ा था, और मेरी बस जो जाती है उसका मैं इंतज़ार कर रहा था बहुत देर से, अब बहुत बोर हो रहा था। फिर बस आई, बस में लिखा था बमने सराई पाली बसना बिलाईगढ़। मैं समझ गया यही मेरी बस है, उसमें मैं चढ़ गया। तो मैं उसी को गाने लगा। कैसे? बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना, सोच समझ के डिंगरू फंसना, बमनी सराई पाली बसना बिलाईगढ़, बमनी सराई पाली बसना। अब मुझको धुन मिल गई। देखिए धुन किस तरह तैयार होती है। ये धुन मिल गई। अब इसमें जो मैंने गाना लिखा, सुरताया गे मोला रात के भैया मोर, सुरताया गे मोला रात के गिया मोर, सुरताया गे मोला रात के जरेदार औ गिल्ला भात के, सुरताया गे मोला रात के भैया मोर, सुरताया गे मोला रात के गिया मोर, सुरताया गे मोला रात के। कैसे सामने जो देखते हैं उसको ही देख करके कविता की आप बना लेते हैं? वो किस समय मूड आ जाए और किस चीज़ को। अच्छा, प्राय जब मैं सफ़र में रहता हूँ तो मेरी धुन बनाने की क्षमता जो है वो सामने आने लगती है, विकसित होती है, ज़्यादा बढ़ जाता है। खास करके जैसे उसमें, जैसे ट्रेन में जब मैं जा रहा हूँ तो ट्रेन में अब वो ट्रेन की आवाज़ आती है, ढक चिकी टाक ढक ढक चिकी टाक ढक ढक चिकी टाक ढक ढक चिक, तो उसको मैं रिदम मान लेता हूँ और उसी पे धुन बनाने लगता है। तो देखा आपने कैसे रामेश्वर जी जीवंत कवि है, जो जीवन की होने वाली घटनाओं से भी कविता और धुन दोनों निकाल लेते हैं। तो आज इनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं अगली बार जब मिले तो हम पद्मश्री रामेश्वर वैष्णव से मिले, या हो सकता है एक अच्छी छत्तीसगढ़ी मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामेश्वर वैष्णव जी से मिले। कामना तो यही है। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हो सके तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, ताकि हमने जो बातचीत की है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रामेश्वर वैष्णव जी की रचनाएं जो है पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे रंगीन बुधवार के अगले एपिसोड में। तब तक चलते चलते वैष्णव जी से कहूँगा कि अपनी 2 लाइनें लाल बछुआ की सुनाते चले। वो भांगड़ा जो लिखना शुरू किया था मैं पंजाबी धुन में, माहिया में भी, सब में लिखने को, अरे कोई ये ना बोल सके छत्तीसगढ़ी में ये चीज़ नहीं है। ऐसा मैं चाहता था कि सब चीज़ लिखूं, हर प्रकार के ब्रेक डांस वाला, रैप सॉन्ग और पॉप सॉन्ग, ये सब मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखे हैं। छत्तीसगढ़ी को समृद्ध करने में
जो भी हो सकता है, जैसा भी हो, कव्वाली, गज़ल, गीत, नवगीत सब मैंने लिखे हैं। तो उसी में ये वो जो एक ठो गीत बहुत प्रचलित हुआ था पार्वती खान का, तो उस पे नकल में पैरोडी मैंने लिखी थी। पीछू पीछू जाते तेला छटारा पेला थेगा, पीछू पीछू जाते तेला छटारा पेला थेगा, आगू मजे जाते तेला ढूसे भर कूदा थेगा, पूछी टांग के कूदे मोरे लाल बछुआ, पूछी टांग के चिंग चढ़ांग ले, आस फलांग के कूदे मोरे लाल बछुआ। जब जब वो बुझा गेरू वाले छूटे है, तब तब का करोगा मूड कान फूटे है, मूड कान फूटे है। हाथ गोड़ न सही तब बोले दांत टूटे है, एहे ओहो आह उहू, हाथ गोड़ न सही तब बोले दांत टूटे है, डोकरा या छोकरा खून दे मोरे लाल बछुआ, पूछी टांग के कूदे मोरे लाल बछुआ, पूछी टांग के चिंग चढ़ांग ले, आस फलांग के कूदे मोरे लाल बछुआ। मोर लाल बछुआ, मोर लालू बछुआ, मोर लाल बछुआ, मोर लालू बछुआ। ट्रेनिंग टररर ट्रेंग, ये एंड करने का मैंने वो दे दिया। ओके ओके जय।